जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जिस प्रकार की आपने थंबनेल देखा होगा लगा हुआ है कि भाई 25 तारीख में जो यूपीपी का आपका एग्जाम हुआ था, देखिए आप सभी को पता है कि कल होगी हमारी 30 अगस्त, ठीक है, और परसों है हमारी 31 अगस्त। इन दोनों दिन यूपी पुलिस के जो रह गए एग्जाम है, जो बाकी डेट में होने थे, 23, 24, 25 में तो हो चुके थे, अब 30 और 31 में होने हैं कल। एक तो ये वाले एग्जाम आपके कल होने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक तो बच्चों को जानना है कि भाई बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर जो मैथ आया ना, बस मैथ क्लियर करा दो हमारा, ठीक है। और जो देखिए ये सारे के सारी जो चीज़ें होती है ना मैथ से रिलेटेड, ये ज़्यादातर जो है सभी की प्रॉब्लम होती है। 80% बच्चों की मैथ की प्रॉब्लम है बच्चों, ठीक है। लेकिन आज मैं लाया हूँ आपका 25 तारीख में, 25 अगस्त में सेकेंड शिफ्ट में, 25 अगस्त सेकेंड शिफ्ट में जो आपका मैथ का पोर्शन आया था। देखिए वैसे तो सारे के सारे जो मैथ के पोर्शन आ रहे हैं वो समान आ रहे हैं बिल्कुल। जो क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में 23 में आए थे वही अपने सेकंड में आ रहे हैं, ठीक है। उनकी जो वैल्यूज है वो बदली हुई है, बाकी क्वेश्चन सारे वही है, नियम वही लग रहे हैं। तो आज मैं सारे के सारे क्वेश्चन लाया हूँ सेकंड शिफ्ट के मैथ के, और इस प्रकार बताऊंगा कि अगर इनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन तो इन्हीं से रिलेटेड आएंगे, इनके सारे के सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर कर दूंगा। जितने आपके इनमें फॉर्मूले लगेंगे, मैं आसान से आसान फॉर्मूले ट्रिक के साथ सारी की सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। बस लास्ट तक वीडियो बने रही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और बच्चों इस तरीके से आपको आज मैं मैथ बता दूंगा कि दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बच्चों, ठीक है। तो सारी चीजें आज बता के चलूँगा, बस लास्ट तक वीडियो बने रही है बच्चों। और सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चा नया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब के सामने बेल आइकन का निशान है, उसको भी दबा ले ताकि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए बच्चों, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं और तरीकों को समझिए सबसे पहले, ठीक है। देखिए बच्चों, एक निश्चित धनराशि पर, यह मैं गारंटी लेता हूं जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सारे इस तरीके से बताऊं कि दोबारा पढ़ने की कोशिश नहीं पड़ेगी, ठीक है। दोबारा करने की कोशिश आपको बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3280 रुपये है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, यानी कि ये सीआई दे दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया, और ये आपका समय दे दिया 2 वर्ष। उसके बाद ये प्रतिशत दर दी गई है और मूल राशि कितनी है, राशि पूछ ली गई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो उससे पहले आपको ए निकालना पड़ेगा। और ए का फॉर्मूला क्या होता है, ए के 2 फॉर्मूले होंगे। एक तो चक्रवृद्धि ब्याज जिसमें आएगा, यानी कि ए बराबर पी प्लस सी आई। आप सभी को पता है कि ए होता है मिश्रधन, और मिश्रधन बच्चों हम तब निकालते हैं जब हमारे पास पी हो और सी आई की वैल्यू हमें निकालनी हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए निकालते हैं, और ए का फॉर्मूला आप लोग 5वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100, और वैल्यू ऊपर टी किया जाती है, यानी कि समय आ जाता है, ठीक है। देखिए फॉर्मूला ये आपका फेमस है, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की घात टी, ये आपका फॉर्मूला फेमस है, ठीक है। अगर आपको सी आई निकालना है ना बच्चों, तो देखिए यहाँ से पहले ए चाहिएगा आपको, इस फॉर्मूले से पहले ए निकाल लेंगे और ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। पी आपके पास पहले से ही होगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ से सी की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। परंतु अब की बार उसने सी आई दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज उसने 3280 रुपये दिया है, तो इस ए की जगह क्या मैं पी प्लस सी आई रख सकता हूँ। उसने कहा है एक निश्चित धनराशि पर, वो धनराशि ज्ञात करनी, वो धनराशि मुझे मान ली पी बच्चों, ठीक है। तो इस ए की जगह आप लोग पी प्लस सी आई रख सकते हो, ठीक है। पी प्लस सी आई, पी प्लस सी आई, पी मैंने इसकी वैल्यू मान ली, ठीक है। तो यहाँ क्या सी आई की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ, पी प्लस 3280 रुपये रख सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बैक ले लूँ और पी प्लस 3280 रुपये यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, 3280 बराबर पी हमने मान लिया कि राशि हमने पी ले ली, 1 प्लस आर बटे 100, आर की वैल्यू 5 है बच्चों, 5 बटे 100, यानी कि 5 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा ना नीचे, और ले से लेगा तो ऊपर 21 बटे 20, और समय आपका जो दिया गया है वो दिया गया है 2 वर्ष, ठीक है। तो पी प्लस 3280 बराबर पी 2 बार स्क्वायर, यानी कि किस का स्क्वायर 441, और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, ठीक है। ये पी है, इधर आकर हो जाएगा माइनस, ठीक है, यानी कि 3280 बराबर में 41 441 एक मिनट 441 पी बटे 400, और पी उधर जाकर माइनस का, ठीक है। और आपको पता है कि 3280 बराबर 441 पी, मतलब इसका लेसे लेंगे ना 400 ऊपर चल जाएगा, तो 41 पी बटे 400,
41 से पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा 8 बार, यानी कि 80 आ जाएगा। और 8 चौक 32, यानी कि 32,000। पी की वैल्यू कितनी आ गई? 32,000। और बच्चों इसने राशि ही कहा था निकालने के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो आपको सिर्फ 2 ही फॉर्मूले याद रखने हैं, ए बराबर पी प्लस सी आई, और ए बराबर आपका ये फेमस फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर वो चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछे ना तो पी तो आपको देगा वो, और ए आप लोग यहाँ से याद कर लोगे इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो इस पी को इधर आकर माइनस कर देंगे, सी आई निकल जाएगा। सीधी सीधी सी बात है बच्चों, आपका ये जो सी आई हो ना, ये होता है क्या? ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ब्याज कैसे निकाल लेंगे आप? हमारे पास कोई राशि होगी यानी कि पी, और जब इस पर ब्याज लगा होगा तो ये राशि हो गई होगी ए, यानी कि मिश्रधन बन गए होगे। दो जो राशि हो जाती है उसे मिश्रधन बोलते हैं। ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास 100 रुपये थे, ये पी हो गया, और ब्याज लग के 110 हो गए हैं, तो यह ए होगी। ठीक है, तो अब मैं कितना ब्याज लगा है कैसे निकाल सकता हूँ? यहाँ पर तो सिंपल मुझे दिख रहा है कि भाई 10 रुपये लग रहा है, लेकिन अगर ए में से मैं पी घटाऊंगा, अगर फॉर्मूले पे मैं बात आ जाऊँ, यानी कि ए माइनस पी करूँगा, तभी तो सी आई के बराबर लिख पाऊंगा। यानी कि 110 माइनस 100, 110 में से ये 100 हमारा हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 10, यानी कि सी आई इक्वल टू क्या आ गया? 10। ठीक है नहीं, वही मैं यहाँ पे कहने जा रहा हूँ। अगर सी आई आपको निकालना है तो आपको ए माइनस पी करना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा, ए यहाँ से इस फॉर्मूले से, और पी आपको वहाँ पे क्वेश्चन में मिलेगा। कोई दिक्कत? आगे चले, ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ चुका है। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि छमाही और तिमाही का थोड़ा खेल होता है, उसको समझ लो जरा। वो साधारण ब्याज में भी, सिंपल इंटरेस्ट में भी आएगा, और चक्रवृद्धि ब्याज में भी आएगा। ठीक है, अगर छमाही कह रहा है, छमाही का मतलब 6 की, तो 1 साल में 2 छमाही हुई। ठीक है, कितनी हुई? 1 साल में 2 छमाही, 2 छमाही 1 साल में। ठीक है बच्चों, कहीं पे लिख लेना ये चीज़ें। तिमाही अगर कहे तो तिमाही का मतलब 3 की, तो 1 साल में कितनी तिमाही होगी? देखिए 12 महीने हो ना, तो 3 चौक 12। ठीक है, तो कितनी तिमाही होगी? 4 तिमाही होगी। ठीक है, अब इनका मतलब समझिए, अगर छमाही कहेगा तो आपको जो दर है ना उसको तो कर देना है भाग 2 से, और जो समय है उसको कर देना है 2 से गुना, तब आगे फॉर्मूला लगाओगे आप लोग ये वाला। ये काम करने के बाद तिमाही कहेगा तो जो दर है, कितनी तिमाही हो 1 साल में? 4, तो 4 से इसको कर देंगे डिवाइड, और जो समय है उसको कर देंगे 4 से गुना। यानी कि आपको हमेशा याद रखना है कि समय को गुणा करना है अगर छमाही या तिमाही कहे, और जो दर है उसको हमेशा भाग करना है। दर को भाग, और जो समय है उसको हमेशा गुणा। क्लियर हो चुकी चीज़ें? अगले क्वेश्चन पे बढ़े। देखिए टाइम लूँगा एक क्वेश्चन पर, लेकिन चीज़ें बताऊँगा बहुत सारी। ठीक है, तो आप लोग बस लास्ट तक वीडियो बन रही है, मजा आ जाएगा पूरे के पूरे सेशन में बच्चों। ठीक है, और आप लोग 30 और 31 वाले पोर्शन में जो है बैठने वाले हो एग्जाम में यूपी पुलिस के, बिल्कुल मजा आ जाएगा, मैथ पोर्शन पूरा का पूरा करोगे। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं आगे। ये औसत वाला एक क्वेश्चन आपके सामने आया है, आसान तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल समझना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2, 6 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम। सबसे पहले तो आपको औसत का फॉर्मूला बच्चों पता होना चाहिए कि औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर योग बटे संख्या, औसत बराबर योग बटे संख्या। तो अगर मुझे योग निकालना है, तो इस बटे वाले की तरह हो जाती है मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? यानी कि अगर योग की मैं बात करूँ तो योग बराबर हम लिख सकते हैं कि औसत और गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या, अगर हमें योग निकालना है। ठीक है, अब इस 6 छात्र है, संख्या है मेरे पास। ठीक है, औसत भार 50 किलोग्राम औसत है, तो इस 6 का योग निकल जाएगा औसत गुणा संख्या करके, यानी कि 5 और 6 की मल्टीप्लाई, यानी कि 300 आ जाएगा। किनका? 6 छात्रों का योग आएगा 300 बच्चों। यहाँ तो कोई दिक्कत? 6 छात्र है। उसके बाद 2 छात्रों का औसत फेर दे दिया, ये 53 है, तो 2 छात्रों का फिर योग निकाल लो। 53 दूनी 106, ये आ गया 106। ठीक है, दोबारा फिर 2 छात्रों का दे दिया, 2 छात्र फिर लिख लो, और 55 गुना करो 2, यानी कि 110। बोलो समझिए ये बात या नहीं? ये वो पूछ रहा है तो सभी छात्रों का औसत भार कितना होगा, औसत पूछ लिया। और क्या पूछा? औसत। तो योग सभी का और बटे इनकी संख्या। संख्या कितनी बनी? 6 और 2 8 और 2 10। टोटल संख्या अब कितनी होगी? ये। और इनका जोड़ कितना है? 300, 400, 500 और 516। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस वाले क्वेश्चन में तो मुझे बता दो। तो ये आ गया योग 516। अब हमें निकालना है एवरेज, यानी कि औसत। ठीक है, तो योग बटे संख्या। योग कितनी आई? इतना, और संख्या 10 है। एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी कि 51.6। 51.6 एवरेज का अगर क्वेश्चन आता है,
आप लोग इस प्रकार कर सकते हो, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है भाई, दूसरे पे चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ गए हैं बच्चों आगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन मिश्र समानुपात में थे। सारे के सारे क्वेश्चन के जो चैप्टर है वो सभी के सभी भाई मेरे तो रटे पड़े हैं। ठीक है, लेकिन आप बताइए कि आप इन क्वेश्चनों को किस प्रकार करोगे। ठीक है, और बच्चे जो देख रहे हैं सारी की सारी इस सारे क्वेश्चनों को सीख रहे हैं, तो उनसे एक बार कमेंट के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि बच्चे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और अब की बार आपके कितने नंबर एग्जाम में आप लोग सोच के बैठे हो कि सर हम अब की बार इतने क्वेश्चन करके आएंगे और इतने नंबर ला के दिखाएंगे। ठीक है, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 39 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिनों में एक सुरंग की मरम्मत कर सकते हैं। 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके कितने दिनों में इस कार्य को करेंगे। सबसे पहले इन क्वेश्चनों की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। MDH मसाले का नाम आपने सुना होगा, MDH। एक बार और लिख लो, MDH लिखा। ठीक है, इधर 1 में लिखोगे और इधर 2 में लिखोगे, M2D2 और H2। ठीक है, M हो जाएगा मैन यानी कि आदमी, डे यानी कि दिन, आवर्स यानी घंटे, ऐसे ही इधर सेम टू सेम बराबर। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये MDH मसाले का नाम आपको ध्यान रखना है, और ये जो फॉर्मूला है, जितना फॉर्मूला लेफ्ट साइड लगेगा उतना ही फॉर्मूला राइट साइड लगेगा। ठीक है, इन तीनों चीज़ के अलावा अगर कोई भी चीज़ आती है, ठीक है, मान ले कि मकान यहाँ पे इससे दुगना बन रहा है, तो यहाँ पे नीचे 1 ले लेंगे और इधर 2 ले लेंगे बटे, मान ले दुगना मकान बनाना है। ठीक है, बात यह है कहने की मैन से, दिन से और आवर्स से अगर कुछ भी चौथी चीज़ आती है वो हमेशा नीचे रखी जाएगी, चाहे लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है बच्चों, देखो अब 39 व्यक्ति 10 घंटे आवर्स दे दिए, गुणा में आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 10 घंटे 12 दिनों में एक सुरंग की मरम्मत करते हैं बराबर। 30 व्यक्ति प्रतिदिन 2 बार आगा व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे H2 दे दिया, 6 घंटे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, यानी D2 ने पूछ लिया कितने दिनों में समाप्त करें। कैंसिल कराना है बस, और कुछ भी नहीं कराना। देखो 10 या 30, 3 से कैंसिल कर 3 चौक 12। ठीक है, 2 से कैंसिल कर दो 2, और 2 से कैंसिल कर दो 3, और 13 3 39, और 13 दूनी 26। तो D2 कितना आगा बच्चों, 26 दिन में। तुम्हें कार्यों को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 26 दिन में। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, मिश्र समानुपात का फॉर्मूला है, बिल्कुल आराम से सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे मिश्र समानुपात का, अगर ये फॉर्मूला आपके याद है। ठीक है, मैंने बताया कि MDH से अलावा अगर कुछ भी है तो वो नीचे आप लोग W1 में मान सकते हो उसे। ठीक है, MDH तो इधर फिर W2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये 1 में हो जाएंगे और ये 2 में हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इतने आदमी इतने दिन में कार्य को करते हैं, तो इतने आदमी कितने दिन में उस कार्य को करेंगे। ठीक है, तो फिर यानी कि MD में सिर्फ फॉर्मूला लगेगा। बात यह है कहने की कि आप ये फॉर्मूला आपका M में और H1 में भी लग सकता है, तो इधर फिर M2H2 लेंगे। ये फॉर्मूला आपका M1D1 में भी लग सकता है, तो फिर M2D2 लेंगे। और तीनों में अभी आपको मैंने बताया कि तीनों में भी लग सकता है, ये क्वेश्चन तीनों का था तो मैंने तीनों में लगा दिया। कोई दिक्कत है? ठीक है, क्लियर। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ जाते हैं, 4 पे। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। हानि या लाभ प्रतिशत, अगर यहाँ पे डायरेक्ट पूछ ले कि लाभ प्रतिशत बताओ, तो सीधा सीधा हमें पता भाई कि यहाँ प्रॉफिट प्रतिशत उसने पूछ लिया। और प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला होता है बच्चों P गुना 100। और हमेशा हम CP पर देखते हैं, यानी कि CP होता है जितने में वस्तु खरीदते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। लॉस प्रतिशत पे क्या होगा? लॉस पे L आएगा गुना 100 और बटे हम हमेशा नीचे CP आना है। क्रय मूल्य पर ही लॉस होता है, क्रय मूल्य पर ही प्रॉफिट होता है। ठीक है, जितने हम वस्तु खरीदते हैं उतने पर ही लाभ होता है और उतने पर ही हानि होती है। ऊपर अगर प्रॉफिट प्रतिशत काटना है तो ऊपर P आ जाएगा, लॉस प्रतिशत काटना तो नीचे लॉस आ जाएगा। ठीक है, अगर वो डायरेक्टली ऐसे पूछता कि प्रॉफिट बताइए, तो हमें पता है कि प्रॉफिट कब होगा? जब वस्तु ज़्यादा की बिकेगी और कम की खरीदी जाएगी, यानी कि हमें 300 की खरीदी होगी, 500 की बेची होगी। तो डायरेक्टली हम बिल्कुल आसानी से यहाँ पे लगा सकते थे फॉर्मूला। अब हमें यही नहीं पता कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, क्योंकि उसने याद दे दिया बीच में। जब ये नहीं पता तो डायरेक्टली जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार लिखो। 300 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो आप लोग लिखो यहाँ 300 और इनका विक्रय मूल्य। ठीक है, 500 वस्तु के क्रय मूल्य, 500 के साथ लग रहा है क्रय मूल्य यानी कि CP, SP है यानी कि सीलिंग प्राइस। ठीक है, विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य के बराबर है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो आपको ट्रिक क्या लगानी है यहाँ पे? देखो, जो CP के बराबर है
वो तो हो जाएगा सीपी, जो सीपी के बराबर है वो हो जाएगा सीपी यानी कि 300, और एसपी हो जाएगा 500। यहाँ तो कोई दिक्कत, यानी कि हमने जो वस्तु खरीदी है वो 300 की और बेची है कितने की, 500 की। ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है अगर आपको प्रॉफिट या लॉस का नहीं पता। प्रतिशत वो दोनों में पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 300 की मैंने खरीदी थी, 500 की बेची, तो 200 का लाभ हुआ। तो यानी कि इसका मतलब है कि प्रॉफिट प्रतिशत निकलेगा, प्रॉफिट हो रहा है उससे। कितने का प्रॉफिट हो रहा है बच्चों, 200 का, गुना कितना, 100। और सीपी पे हम देखते हैं, सीपी क्या होगा हमारा, 300 होगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ऊपर हो जाएगा 200, 200/3, 200/3 क्या आ जाएगा आपका, 66.2/3%, 66.2/3%। ये चीज़ें समझ में आई, ये चीज़ें समझ में आई। प्रॉफिट जब हो रहा है बच्चों, मैंने आपको बता दिया कि वस्तु ज़्यादा की बिक रही है और कम की खरीदी थी हमने, ठीक है। तो इसलिए हम सेलिंग प्राइस में थे, कॉस्ट प्राइस माइनस कर दे, क्योंकि ज़्यादा में से हमेशा कम होता है, ठीक है। और लॉस में ये फॉर्मूला उल्टा हो जाता है कि हमने वस्तु जो है खरीद ली ज़्यादा की और बेच दी कम की, तो हमको लॉस हो जाएगा। कोई दिक्कत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोबारा फिर औसत का फॉर्मूला। औसत के बारे में अभी मैंने आपको बताया है, अगर ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। 30 वस्तुओं का औसत, देखिए 30 वस्तुओं, 30 संख्याओं का 1.2 है औसत। देखो योग निकाल लो सीधा सीधा 30 का, तो 30 गुणा 1.2, पॉइंट हटाओगे नीचे 10, और 10 तिया 30 और 12 तिया 36। तो 30 का योग कितना है, 30 संख्याओं का बच्चों, ये 36 है। 30 संख्याओं का योग कितने का, 30 संख्याओं का योग 36, ठीक है। आगे, इनमें से पहली 20 संख्याओं का औसत 1.1। देखो अब इस 30 का तो दिया उन्होंने इकट्ठा, अब इस 30 में से 20 का ध्यान रखना, इस 30 में से 30 क्या लगनी है, इस 30 में से वो कह रहा उनमें से 20 का औसत 1.1, तो गुणा 1.1, पॉइंट हटाओगे तो 10 दूनी 20 और 11 दूनी 22, यानी कि ये जो 22 योग आया है ये आया है 20 संख्याओं का, इस 30 में से 20 का। अगली 9 संख्याओं का औसत 1, 9 संख्या है औसत 1, तो 9 कम 9, ये 9 जो है ये एक संख्या का है, 9 संख्या होगा, सॉरी, ठीक है। कितनी संख्या होगा, 9 का। कोई दिक्कत, इन्हीं में से दिया है इसने, यानी कि ये जो 30 है इस 30 में से 20 तो ये होगा और इसी 30 में से 9 ये होगा, तो 20 9 29 संख्याओं का योग कितना आगा, 22 और 9 31। बोलो समझिए बात या नहीं आई। 31 जो हो चुका है वो 29 संख्याओं का योग हो चुका है, और 30 संख्याओं का योग है 36। तो उसने कहा है तो अंतिम संख्या क्या है, तो आप लोग एक काम करो, इस 30 में से ये 29 का माइनस कर दो, तो जो एक संख्या बची है वो निकल के आ जाएगी। साफ साफ आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 30 में से 29 का माइनस करो तो एक संख्या बचेगी, और तो फिर 36 में से 31 माइनस कर दो, वो संख्या क्या आई, 5 आई। बोलो समझिए बात या नहीं आई। तीसरा ऑप्शन इसका सही था। कोई दिक्कत है, ठीक है। और अगर वो अलग कहेगा तो वो यहाँ पे ये नहीं कहेगा कि इनमें से, ठीक है, वो इनमें से नहीं कहेगा, वो अलग से ही कहेगा, ठीक है, कि भाई 30 संख्या का औसत ये है, 20 संख्या का औसत ये है, ठीक है, फिर सभी का पूछ लेगा। आगे चलिए बात कर लेता हूँ अब प्रतिशत में से एक क्वेश्चन आया है, या फिर प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन भी आप लोग मान सकते हो इस क्वेश्चन को। एक आदमी ने 80,000 रुपये में एक घोड़ा एक गाड़ी खरीदी, ठीक है। उसने घोड़े पर 10% लाभ, गाड़ी पर 5% हानि। इस पूरे लेन देन में उसे 1% का लाभ हुआ, तो घोड़े की लागत मूल्य क्या है, ठीक है। तो आप लोग इस 80,000 रुपये में से घोड़ा और गाड़ी खरीदी उसने, देखो तो इस 80,000 रुपये में से मान ले कि उसने x रुपये के तो घोड़ा खरीदा, और जो बचा है, बचा कितना, x, इसमें 80,000 में घटा दो, जो ये बचा है इसमें उसने खरीदी है गाड़ी। बोलो समझिए ना, ये ऊपर घोड़ा हो गया, ठीक है यार, ठीक है। इस x को यानी कि इस घोड़े को उसने 10% लाभ पे बेचा, यानी कि 110/100 बेच दिया, ठीक है, इतने पैसे मिल गए। उसके बाद इस 80,000 माइनस x वाले को, यानी कि इतने पैसे इसने दिए थे गाड़ी के, इसको 5% हानि पे बेचा, यानी कि इसने जो बेचा इसे 95% पे बेचा, 5% हानि पे, ठीक है, 5% हानि पे यानी कि 95% पे बेचा, तो इसे इतने रुपए मिल गए। इन दोनों का जोड़, इसे इतने में बेचा, इसे इतने में बेचा, दोनों के पैसे मिलकर उसने कहा है कि पूरे लेन देन में 1% का लाभ। इस 80,000 पे, इस 80,000 पे 1% का लाभ है, इस 80,000 पे 1% का लाभ है। तो आप लोग कैसे निकाल लोगे 1% का लाभ इस पूरे 80,000 पे, इस पूरे 80,000 पे 1% का लाभ कैसे निकाल लोगे। देखो ये जो पैसे जुड़ रहे हैं ये लाभ के भी है, हानि के भी है। जब 1% लाभ है उसे, तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ, 101 और बटे 100। बोलो समझिए बात या नहीं है, कोई दिक्कत, ठीक है, ठीक है।
भाई टोटल रुपये बराबर टोटल रुपये हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो अब 100 और 100, यानी कि 100 इन दोनों में से कॉमन लेगा नीचे से, ये 100 हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कितना आया 110x प्लस इस 95 के अंदर गुणा होगी, है ना, यानी कि 80,000 गुणा 95, 80,000 गुणा 95, और फिर x में भी होगी इस 95 की गुणा, यानी कि 95x बराबर कितना आएगा बच्चों, बराबर आएगा 80,000 और गुणा में आएगा 101। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ से पूरी समीकरण से x की वैल्यू बच्चों निकल के आएगी, और x ही हमने मान रखा था घोड़ा, और उसने घोड़े की कीमत हमसे पूछी है, यानी कि जो x की वैल्यू आएगी वो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए इस 95x को 110 में से माइनस कर दो, यहाँ पे बचेगा 15x। ठीक है, ठीक है, ये पूरा प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा माइनस। ठीक है, और माइनस कैसे करना है आपको, 80,000 ले लो कॉमन, ये ले लिया हमने कॉमन, 101 में से 95 माइनस कर दो आप लोग, ये बचेगा यहाँ पे 6। बोलो समझी बात या नहीं आई। ठीक है, अब यहाँ पे 3 से करो कैंसिल 5, और 3 से कैंसिल करो 2। ठीक है, और 5 से कैंसिल कर दो इस 80 को, 16 पंजे 80, 3 जीरो ये बची, और 16 दूनी 32, यानी कि जो x की वैल्यू आई निकल गई वो कितनी आई 32,000, और x ही तो हमने घोड़ा मानना था। ठीक है, नहीं तो घोड़े की लागत कितनी आई 32,000। तो इस प्रकार अगर दो चीजें अवेलेबल है आपके पास एक ही राशि में, तो आप लोग इस प्रकार सेम तरीके से करोगे, बिल्कुल राइट आंसर आपका निकल के आएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सारे के सारे, तो यस लिखो बच्चों। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो यस लिखो जल्दी से, और वीडियो को लाइक करो भाई, जल्दी से लाइक करो वीडियो को, और शेयर करो। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो जल्दी से, क्योंकि बच्चों इस प्रकार की वीडियो मैं कल भी लाऊंगा। जो फर्स्ट आपका 30 में जो फर्स्ट मीटिंग का आपका मैथ आएगा, सारे के सारा पोर्शन मैं आपको मैथ को बताऊंगा। ठीक है, और आपको इनसे अलावा भी अगर चैप्टर सीखना है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है बच्चों, और इस प्लेलिस्ट में मैंने हर एक चैप्टर अलग अलग प्लेलिस्ट, हर चैप्टर मैंने अलग अलग दिखाया गया है, आप लोग कोई से भी चैप्टर क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चल नेक्स्ट, ये मिश्रण का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चीनी की मात्रा, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है बिल्कुल आसान, चीनी की मात्रा का अनुपात जिसमें चीनी की कीमत 40 रुपये प्रति किलोग्राम, 30 रुपये प्रति किलोग्राम है, दोनों चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 32 रुपये में बेचने पर न लाभ हो न हानि। ठीक है यहाँ तक। ठीक है, देखो जो पहले वाला अनुपात है आपने ये लिख दिया, दूसरे वाला अनुपात आपने ये लिख दिया, जो मिश्रण है मिश्रण हमेशा आपको बीच में लिखना है, और मिश्रण का अनुपात है, मिश्रण के रुपये है 32। बोलो समझिए नहीं है दिक्कत। आपको जो इसका अनुपात करना है तो हमेशा आपको तिर्यक रेखा में करना है। ठीक है, यानी कि 30 में से 32 घटा कर आपको इधर लिखने हैं, 2 बच जाएगा, अनुपात लगाना है बीच में, और 40 में से 32 घटा कर 8 इधर लिख देना, यानी कि तिरछे इस प्रकार। ठीक है, यहाँ तक 2 ही कम 2 और 2 चौक 8, यही आपका आंसर आ गया। इस अनुपात में आप लोग मिला लीजिए 1:4 में। बोलो समझिए ये बातें नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग इस प्रकार करोगे बिल्कुल आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। आगे चले, चलिए बच्चों ये देखिए दोबारा फिर चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन, मैंने जो तिमाही और छमाही आपको समझाई है उसी पे ये क्वेश्चन पूरा का पूरा है। देखो 1200 रुपये पर 9 महीने के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, और चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक है। त्रैमासिक का मतलब तिमाही, त्रैमासिक का मतलब तिमाही बच्चों, और तिमाही एक साल में, तिमाही एक साल में कितनी होगी 4, क्योंकि तिमाही होती है 3 की, तो एक साल में 3 चौक 12 यानी कि 4 तिमाही बनेगी। तो मैंने क्या बताया था, जो दर होगी उसे 4 से भाग करेंगे, जो समय होगी उसे 4 से गुणा। बोलो समझिए बात नहीं है। ठीक है, उसने चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a बराबर p प्लस सी आई, यानी कि p उधर हम माइनस का भेजेंगे तभी तो सी आई निकलेगा। अब p तो मेरे पास है 12,000 प्लस सी आई, परंतु अब बात कहाँ पे फंस गई आके a पे, a तो नहीं है मेरे पास, a निकाल लूँ और तब उसमें से 12,000 माइनस करूँ तभी तो सी आई निकलेगा, या दिक्कत कुछ। तो सबसे पहले a निकाल लो। देखो a निकालने के लिए p, वही फॉर्मूला अपना फेमस, p बताता चल रहा हूँ, p 1 + r/100, 1 + r कितनी है 20, और मैंने बताया है कि उसने तिमाही का है तो 4 से करेंगे भाग तो आ जाएगा 5, 4 पंजे 20, 5 तो दर में रखेंगे हम 5, और ऊपर हम समय रखते हैं। ठीक है, और समय है 9 महीने। देखो अब ध्यान से, समय है 9 माह। सबसे पहले तो इसको साल बनाएंगे, 12 से भाग करके साल बन गया। अब इस समय में मुझे 4 से गुना करनी है, देखिए यहाँ पे, क्योंकि उसने त्रैमासिक कहा था तो 4 से मैंने कर दी इसमें गुना। देखो 4 × 12 कटिंग करा दो, और 3 × 9, तो अब समय जो निकल गया है वो है 3 वर्ष। तो आप लोग यहाँ पे क्या रखोगे 3 वर्ष। क्लियर है चीज़ें। ठीक है, 12,000 गुना, इसको इससे कैंसिल करोगे तो 20 आएगा, 20 और 21, 21/20 की घात 3, तो ऊपर क्या मैं ये लिख सकूँ 441 × 21, और नीचे
20 की घात 3 यानी कि 8000। ठीक है बच्चों, और 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, और 4 से कैंसिल कर दो, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। बोलो कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ए बराबर 441 गुणा 21 तिया 63 कर दूँ, 21 तिया 63, 21 तिया 63 और बटे में क्या कर दूँ 2। ठीक है, तो 441 गुणा 63 की आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, 441 गुणा 63 की, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके, तो ये आ जाएगी आपकी 27,783, 27,783 और बटे में आपका 2 है, बटे में आपका 2 है। ठीक है, नहीं यहाँ तो कोई दिक्कत? 2 ते कटिंग करने के बाद ही आएगी, इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से डिवाइड करा दोगे। ठीक है, लगभग ये आ जाएगी आपकी 27,783। ठीक है, अब इसमें से आपको क्या करना है, या फिर एक काम कर लो बच्चों, एक काम कर सकते हो आप लोग, एक काम कर लो, इससे बहुत आसान तरीके से मैं आपको इसको बता दूंगा करना। देखो, इसकी मल्टीप्लाई अगर आपको टफ लग रही है तो आप लोग मल्टीप्लाई ना कीजिए। देखिए ए आ गया, ए आ चुका है ना, तो जू का तो यहाँ पे पुट करा दो, इसमें से 12,000 माइनस करने हैं, तब सी आई निकल जाएगा। तो यहीं पे यानी कि अगर मुझे सी आई करना है तो इसमें से 12,000 माइनस कर दूँ, तो यहीं पे चलिए मैं यहीं पे कर रहा हूँ। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये 12,000 मैंने इसमें से कर दिया माइनस। ठीक है, लैसे कितना आगा 2। ठीक है, तो ए यानी कि सब सी आई निकलेगा, अब सी आई निकलेगा, ये 12 दूनी 24,000 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें 24,000 माइनस कर देंगे, 2 से भाग करा देंगे, तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा 189 1891 1891.5 1891.5। ऑप्शन नंबर 4, फॉर्मूला वही प्रयोग किया है, ये चीज़ें मैंने आपको पीछे बता दी हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें इस प्रकार आप लोग क्लियर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले बच्चों, चलिए नेक्स्ट, बहुत आसान क्वेश्चन, समय और करिएगा, बिल्कुल आराम से सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, ए एक कार्य को 63 दिनों में कर सकता है, तो ए का भाग लेंगे कि कितना भाग कर रहा है, 1/63 भाग। बी ए की तुलना में 40% अधिक कार्यकुशल है, ये कह रहा है कि ए जब इतना काम कर रहा है ना 1/63 भाग, तो ये इस 1/63 भाग से 40% अधिक कर रहा है, यानी कि 140/100। कोई दिक्कत है? तो बी उस कार्य को करने में कितने दिन लेगा? आप सभी को पता है जब हम भाग लेते हैं ना, तो उसका उल्टा अगर मैं कर दूं, यानी कि 63/1 कर दूं, वही 63 दिन आ जाएंगे निकल के। तो भाग का उल्टा, अब हम भाग निकालने हैं, इसको सोल्व करेंगे, और भाग का उल्टा जो करेंगे, जो सोल्व होकर आएगा वही आंसर आ जाएगा, 0 से 0। 7 से कैंसिल करो, 7 दूनी 14 और 7 नीम 63, 2 से कैंसिल कर दो 5, तो 9 बजे 45, यानी कि बी कितना भाग कर रहा है, 1/45 भाग। तो फिर बी उस काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, इसका उल्टा मैंने आपको बताया था, तो उल्टा क्या है, यानी कि 45 दिन में। ऑप्शन नंबर 2। कोई दिक्कत है? ठीक है बच्चों, चलिए ये चाल दूरी का क्वेश्चन एक देखिए। आप सभी को पता है कि S बराबर D/T होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड। ठीक है, अब उसने कहा है कि एक ट्रेन 79.2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो उसने S दे दिया, ये दे दिया। 7 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, समय दे दिया नीचे 7 सेकंड। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, और लंबाई दी है मीटर में, यानी कि डी मुझे ज्ञात करना है। एल भी ले सकते हो ट्रेन की लंबाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये मीटर में उसने पूछा है, यानी कि ये मीटर में होगा, और ये सेकंड में उसने समय दिया, तो इधर मीटर प्रति सेकंड है, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, तो और आप सभी को पता है, अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो मुझे 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। ध्यान रखना है ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बना रहे हो तो 5/18 से, और अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बना रहे हो तो फिर 18/5 से, यानी कि उल्टे से। कोई दिक्कत है? ठीक है, ये पॉइंट हटाओ, नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, 5 से कैंसिल करो 2, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 से कैंसिल कर दो इसको, 2 तिया 6, 2 नीम 18 और 2 6 12। यहाँ तक ठीक है? ठीक है, 18 से कैंसिल करो इस पूरे को,
18 दूनी 36 और 18 दूनी 36, यानी कि आ जाएगा 22, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया 22। नीचे 7 है, 7 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक 15, यानी कि 154 मीटर की डिस्टेंस है उस ट्रेन की। बताइए कोई दिक्कत है? क्लियर है चीज़ें? ठीक है बच्चों, चलिए आगे चले। चलिए मैं से लेसन निकालना नहीं सिखाऊंगा, बिल्कुल आराम से आप लोग निकाल सकते हो, लेकिन पॉइंट में दिया गया है तो सबसे पहले जो अधिक से अधिक पॉइंट है उनको देखेंगे कि सबसे अधिक पॉइंट किस संख्या के बाद अंक है। देखो कहने का मतलब कि पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा अंक किस संख्या के है। पॉइंट के बाद 2 अंक, देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक और पॉइंट के बाद 1 अंक। तो जो सबसे ज़्यादा अंक है ना 2, इस एक वाले के आगे भी उसे पूरा करेंगे। सबसे पहले 0.7 है, 0 लगा के 2 अंक पूरे करोगे, और इधर 2 अंक ये हमारे हो ही रहे हैं। अगर 3 अंक होते तो पॉइंट लगा के 1 0 और बढ़ाते, 3 करते सारी जगह, 2 है तो सारी जगह 2 अब पॉइंट हटा दो अपने आप ही अपने मन में, यहाँ पे बची 70, यहाँ पे बचे 35 और यहाँ पे बचे 105। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब इनका आपको एचसीएफ निकालना है, में से निकालना है। तो जो भी इनका में से आएगा, अब पॉइंट कितने के बाद हमने छोड़ी है? 2 के बाद, तो 2 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो 70 का, 35 का, 105 का जो में से आएगा निकल के बच्चों वो आएगा 35, ठीक है। और 2 के बाद लगानी है पॉइंट, तो 1 2, तो पॉइंट 35 जहाँ पर भी आंसर है वो लगा दो बस, 0.35, ठीक है। 0 से पहले कितने भी 0 लगा दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है चीज़ें? चलिए आगे। चलिए बच्चों, एक ये अंकित मूल्य वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन। ये हो जाएगा हमारा लास्ट क्वेश्चन। अंकित मूल्य वाले पे बाद में चलेंगे, सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आसान क्वेश्चन है, ट्रिक के साथ बताऊंगा इस क्वेश्चन को। देखिए इसकी ट्रिक क्या रहेगी। अगर जो है ना आपकी बस जो है या रेलगाड़ी कोई भी रुक रुक कर अगर गति कर रही है, ठहराव को छोड़कर ठहराव के साथ गति कर रही है। देखिए ठहराव को छोड़कर बस की गति 66 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसमें ठहराव के साथ बस 55 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ठहराव पर बस कितने मिनट रुकती है? अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलता है कितने मिनट बस रुकती है, तो ट्रिक आपको क्या लगानी है? ट्रिक आपको लगानी है कि पहली वाली चाल में से दूसरे वाली चाल माइनस करोगे और बटे में पहली वाली चाल ही रखोगे। पहले वाली चाल, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, घंटे में है, तो 60 से मल्टीप्लाई करके इसको मिनट बनाएंगे, क्योंकि वो मिनट में आंसर पूछ रहा है। बस ये काम करना है। पहली चाल में से दूसरी चाल माइनस, बटे में पहली चाल ही रखी जाएगी और 60 से मल्टीप्लाई कर देनी है, और कुछ नहीं करना है। ऊपर आ जाएगा 11, यानी कि दोनों का अंतर लेना है, ले लिया हमने 11, और नीचे पहले वाली चाल और गुणा में 60। 11 6 66 और 6 से कैंसिल करेंगे 10, तो 10 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली आप लोग इस प्रकार कर सकते हो कि दोनों गति का आंसर, दोनों चाल का आंसर 66 और 55 का अंतर 11, पहले वाली चाल नीचे रखेंगे 66 और गुणा में लगा देना है 60, 10 मिनट, ठीक है बच्चों। क्लियर? ये ट्रिक अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो इसी प्रकार करना है। दोनों का अंतर ले लेंगे और बटे में पहले वाली चाल ही रखेंगे, गुणा 60 लगा देंगे। आगे लास्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज का लास्ट क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन। देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है कि आप लोग डर जाओगे देखकर कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन तो हमसे नहीं होगा, लेकिन भाई जब हमारा साथ है तो क्वेश्चन क्यों नहीं होगा? क्वेश्चन जरूर होगा, 100% होगा बच्चों। बस एक चीज़ आप लोग, एक चीज़ में जो है ना कमी करते हो आप लोग, वीडियो को शेयर नहीं करते। शेयर कर दो वीडियो को बच्चों जल्दी से, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है बच्चों, तो फिर तो बिल्कुल ये समझो कि आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हो। और जो बच्चा पढ़ना चाहता है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के सामने बेल आइकन है उसको दबा ले, ताकि जो भी वीडियो डालता हूँ उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाती है, ठीक है। और समय समय पर अपडेट भी देता रहता हूँ बच्चों, जो भी अपडेट आती रहती है वैकेंसी से रिलेटेड वो सब, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ गए हैं। यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित है, देखो लागत मूल्य बोलते हैं सीपी को, नु कह रहा है अंकित मूल्य बोलते हैं जो उस पर छपा हुआ होता है, वस्तु पर जो छपा होता है मार्केटिंग प्राइस, ठीक है। 40% अधिक अंकित है लागत मूल्य से, तो लागत मूल्य 100 मान लूँ, और 40% अधिक अंकित है, इसका मतलब लिखा गया कितना है उस पर 140। आगे, यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर X% की छूट दी जाए, ये जो है ना ये अंकित मूल्य है, इस पर X% की छूट दी जाए, जैसी ही वस्तु पर छूट दी जाती है वो वस्तु बिक जाती है, आप सभी को पता है, ठीक है। क्योंकि छूट दुकानदार या कोई भी देता है तो वस्तु को बेचने के लिए देता है।
तो इस 140 पे x% की छूट, अगर 10% की छूट देते हैं तो 90/100, 5% की छूट देते हैं तो 95/100, 20% की छूट देते हैं तो 80/100। यानी कि हम 100 में से माइनस करके रखते हैं। x% की छूट है तो 100 में से हम माइनस नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली, हम लिखेंगे इसीलिए 100 - x और बटे 100। बोलो समझ आई या नहीं आई? ठीक है यहाँ तक? ठीक है। छूट दी जाती है, ये बिक गई वस्तु अब। ठीक है, तो 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होता है। लाभ कितना हुआ? 12% का। और लाभ हमेशा होता है सीपी पे, और जैसे ही लाभ हुआ तो यानी कि वो वस्तु बिक गई। तो इस सीपी पे ये सीपीपी बन गया एसपी, क्योंकि वस्तु बिकी है। 100 रुपये की वस्तु 12% लाभ पे बिक गई, यानी कि 112 में बिक गई। बोलो समझिए। ठीक है, और यहाँ पर भी तो ये कह रहा कि x% की छूट दी इस 140 पे, तो यहाँ पर भी वस्तु बिकी, यानी कि यही तो 112 में बिकी। इसका मतलब एसपी बराबर एसपी रखो, 140 गुना 100 - x बटे 100 और बराबर 112। यहाँ से सिर्फ x की वैल्यू निकलेगी। कोई दिक्कत है? ठीक है, देखो 0 से 0, 14 से इसको कैंसिल कर दो, 14 × 8 = 112। 10 की मल्टीप्लाई 80 आ जाएगा और 80 में से 100 माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू यानी कि 20%, क्योंकि प्रतिशत में आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो x की वैल्यू कितनी आई? 20%। उसने जो छूट दी थी वो कितने प्रतिशत दी थी? 20%। आगे क्या कह रहा है? अब यदि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपये हो, अब कह रहा है कि एक और वस्तु है जिसका क्रय मूल्य यानी कि जिसका सीपी है, सीपी जो है वो 2400 रुपये है। x% लाभ वांछित है। ये कह रहा है कि x% का लाभ कमाता है। x% का मतलब 20% लाभ। तो नई वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य यानी कि एसपी निकालना है। बिक रही है ये 2400 की वस्तु और बिक रही है 20% लाभ पे, x% लाभ पे, और x की वैल्यू है 20%। बोलो समझिए नहीं आई? 2 0 से 2 0 कैंसिल। 240 और 12 की मल्टीप्लाई कराओ, 0 तो आएगी। 12 × 4 = 48। ठीक है, हासिल लगे 4, 12 दूनी 24 और 4 28। 2880 जो भी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है बच्चों, ऑप्शन नंबर 2। बताइए क्वेश्चन समझ में आया या फिर नहीं आया? चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई? अगर चीज़ क्लियर हुई है तो वीडियो को इतना शेयर करो कि उस बच्चे के, हर एक बच्चे के पास पहुंच जाए जो नई वैकेंसी में भी पार्टिसिपेट करने वाला है और 30 और 31 में पार्टिसिपेट करने जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत बच्चों।